हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और आज हम चर्चा करेंगे एचडीएफसी बैंक के क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में। और सितंबर क्वार्टर जो है ख़त्म हुआ और उसके बाद जब आज एचडीएफसी बैंक ने रिजल्ट घोषित किए तो ये जो है मेजर रिजल्ट है बैंकों के अंदर। अगर हम बात करें तो निफ्टी का, बैंक निफ्टी का, फाइनेंशियल निफ्टी का दिग्गज और सेंसेक्स का भी दिग्गज शेयर एचडीएफसी बैंक ने आज रिजल्ट पेश किए। और रिजल्ट पेश करने से पहले कुछ ऐसी चर्चाएं हो जाएं जो इसके शेयर्स के आसपास घूम रही हैं। ज़्यादा लंबी बात करूंगा नहीं क्योंकि आज रिजल्ट एनालिसिस में जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी सपाट टाइप लग रही हैं। लेकिन वीडियो में अंत तक जुड़े रहिएगा। एक चीज़ है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे और वो रिजल्ट के अंदर विशेष रूप से एचडीएफसी बैंक के साथ कोटक बैंक में भी जो है देखने के लिए मिली है। वो वास्तव में इकोनॉमी का एक ऐसा इंडिकेटर हमारे को बता रहा है जिससे कि ओवरऑल मार्केट पे भी इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो देखिएगा, सबसे खास बात है कि एचडीएफसी बैंक लिमिटेड ने रिजल्ट पेश कर किए हैं, लेकिन पिछले एक साल की जो उसकी रिटर्न है वो लगभग 11% के आसपास है, जो आप स्क्रीन पे देख भी पा रहे हैं। 10.97% इस शेयर्स की रिटर्न आई है पिछले एक साल के दौरान। अगर हम बात करें आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के मोटा मोटी जो चीज़ें हैं कि जो नेट प्रॉफिट है वो Q2 के अंदर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 5.3% बढ़े हैं और नेट इंटरेस्ट इनकम 10% बढ़ी है, दोनों ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। प्रॉफिट एंड लॉस के साथ साथ अगर हम ये देखें कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स कितना है, तो कोर नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो टोटल असेट्स के ऊपर है वो है 3.46%। तो जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है एचडीएफसी लिमिटेड के मर्जर के बाद थोड़ा सा नीचे की तरफ आया है और हम ये कह सकते हैं कि ये जो मार्जिन्स हैं 4% से नीचे आए हैं, जो कि एचडीएफसी बैंक की प्रॉफिट ग्रोथ को कहीं ना कहीं चैलेंज कर रहे हैं। और दूसरी बात है 3.65% है इंटरेस्ट अर्निंग असेट्स के ऊपर, यानी कि जिनके ऊपर इंटरेस्ट देते हैं या लेते हैं उन असेट्स को अगर हम देखें तो 3.65 है। एक घोषणा जो है आज एचडीएफसी सिक्योरिटी ने एचडीएफसी बैंक ने की है और वो ये है कि एचडीएफसी फाइनेंशियल सर्विसेज, एचडीबी जो है एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज, उसके आईपीओ से संबंधित कुछ सूचनाएं अपडेट हैं कि 10,000 करोड़ का तो ऑफर फॉर सेल हो गया, यानी कि जो बैंक के पास इसकी होल्डिंग है तो वो 10,000 करोड़ बैंक की जेब में आएंगे और 2,500 करोड़ का नया जो है ऑफर दिया जाएगा। तो कुल 12,500 करोड़ का ऑफर है। उसके रिगार्डिंग जो है फर्दर इंफॉर्मेशन जो है दी गई है, बट सब्जेक्टेड टू रेगुलेटरी जो है कंप्लाइंसेस। तो रेगुलेटरी कंप्लाइंसेस के बाद ही ये सब चीज़ें पूरी होंगी। तो अल्टीमेटली इसमें से भी और बाकी जो एक्सचेंजेस हैं और साथ में जो बाकी डिपार्टमेंट्स हैं गवर्नमेंट के और वो सब चीज़ें, उसमें सीसीआई भी इंक्लूड है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, तो उन सब जगह से जब अप्रूवल्स आएंगे तो ये रहेगा आईपीओ का साइज़। अब आईपीओ आने से देखिएगा शेयर्स के अंदर एक पॉजिटिव रुझान तो देखने के लिए मिलेगा ही, लेकिन यहाँ पर एक बात और भी ध्यान रखनी है कि ये जो आईपीओ है वो सब्जेक्टेड टू मार्केट कंडीशंस है। अगर बाज़ार में हालत सही नहीं होंगी तो आईपीओ में डिले भी कर सकते हैं। अब सबसे खास बात है कि एचडीएफसी बैंक लिमिटेड ने जो रिजल्ट पेश किया उसमें खास क्या है। देखिए, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड ने जो 30/6/2024 को साल ख़त्म हुआ, यानी कि क्वार्टर ख़त्म हुआ था, यानी कि 30 जून को, उसके मुकाबले में तकरीबन 1,000 करोड़ की एक इंटरेस्ट अर्निंग अलग से कमाई है। और इसमें भी सबसे खास बात ये कि जो एडवांसेस और लोन्स वाला जो पोर्शन है उसमें तकरीबन 600 करोड़ के आसपास इन्होंने इजाफा किया है। 100 करोड़ के आसपास इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट के ऊपर है। इंटरेस्ट बैलेंस ऑन आरबीआई के पास से भी कुछ अच्छा पैसा कमाया है, यानी कि आरबीआई के पास भी इन्होंने बैंक बैलेंस काफ़ी बड़े अमाउंट में रखा हुआ है। अदर इनकम की फिगर्स जो हैं बढ़ती हुई आई हैं और अदर इनकम की फिगर बढ़े क्यों ना, क्योंकि बैंक ने इस क्वार्टर के दौरान काफ़ी जो चार्जेस हैं वो बढ़ा रही हैं। तो यहाँ पर जो चार्जेस हैं वो तो बढ़ ही हैं, लेकिन साथ में बैंक को एक चैलेंज भी मिल रहा है कि जो छोटे बैंक्स हैं या जो ग्रोइंग बैंक्स हैं वो जो है अपने जो चार्जेस हैं उनको बढ़ा नहीं रहे हैं, लेकिन एचडीएफसी ने वो चार्जेस बढ़ा के रेवेन्यू तो बढ़ा लिया है। लेकिन एक चीज़ है कि बैंक के अंदर जो ग्रोथ है वो फिगर मिसिंग है। और मात्र इस क्वार्टर के अंदर जो अगर आप देखेंगे तो जो ग्रोथ है टोटल इनकम्स के अंदर वो आपको सरप्राइज़ करेगी, कि सरप्राइज़ ये करेगी कि वो कहीं 2-2.5% के बीच में अटक रही है। और 2-2.5% के बीच में जब ऐसे इनकम्स टक रही है, टॉप लाइन आपकी केवल 2-2.5% ही बढ़ पा रही है,
तो ये एक चिंता का विषय होती है। और सबसे खास बात है कि फाइनेंशियल्स के अंदर तो ये जो ग्रोथ की फिगर्स रेवेन्यू फ्रंट्स के ऊपर, चाहे वो अदर इनकम लगाइए, जब बाकी इंटरेस्ट लगाइए, तो वो मात्र 2.5% के आसपास जो है बढ़ी है। तो ये एक बिज़नेस के अंदर जो फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर या जो बैंक्स वाला जो बिजनेस है वो इकोनॉमी का प्रॉक्सी प्ले है। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि इस फिगर को देख के कि FIIs क्यों बेच रहे हैं, उसका रीज़न निकल कर आ रहा है। उसके बाद अगर हम देखें तो इंटरेस्ट एक्सपेंडेड की जो फिगर्स हैं वो जो है तकरीबन 700 करोड़ के आसपास जो है इंटरेस्ट का खर्चा बढ़ा है। और बाकी जो सैलरी वगैरह में जो हाइक है वो इस बार बिल्कुल मामूली है, तो सैलरी में कोई खास बढ़ोतरी हुई नहीं है। और बाकी अदर एक्सपेंसेस भी सिमिलरली 2% के आसपास बढ़े हैं। तो कुल मिलाकर 2-2.5% के बीच में ही जो सारे खर्चे हैं, इनकम्स हैं, वो सब जो है लीनियर बेसिस पे चल रही हैं। अगर हम आगे की बात करें कि भाई जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स है वो 23,800 करोड़ के आसपास था, अब क्या 24,700, तो तकरीबन जो 800 करोड़ के आसपास की जो टोटल वैल्यूज़ है वो ग्रो की है। लेकिन इस बार 100 करोड़ के आसपास का जो है प्रोविजंस बढ़ गया पिछले क्वार्टर के मुकाबले में। तो कुल मिलाकर जो प्रॉफिट्स के ऊपर इम्पैक्ट आया है वो तकरीबन 723 करोड़ के आसपास आया। 723 करोड़ के आसपास का जो प्रॉफिट है बिफोर टैक्स है वो इंक्रीज़ किया है। तो कुल मिलाकर हम ये कहेंगे कि जो ग्रोथ है, अगर इन पैरामीटर्स पे देखेंगे कि भाई प्रॉफिट बिफोर ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़, तो आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि वो भी तकरीबन 2.5-3% के आसपास ही बनता है। तो जो 3% के आसपास की जो ग्रोथ है वो पर क्वार्टर जो है अभी देखने के लिए मिल रही है। तो यहाँ पे सबसे खास बात आती है कि HDFC बैंक में एक चीज़ आपको अच्छी लगेगी कि एक स्टेबिलिटी आ रही है। ग्रोथ बहुत बड़ी नहीं है, जिस के लिए जाना जाता था बैंक ग्रोथ के लिए, तो बड़े पैमाने पर एक बड़ी जो साइज़ की लोन बुक होने पर, बड़े डिपॉजिट्स होने पर बैंक को ग्रो करने में चैलेंजेस मिल रहे हैं। और अगर हम EPS में भी इसको ट्रांसलेट करें तो 21 रुपये 28 पैसे की EPS थी बेसिस, और डाइल्यूटेड 21 रुपये 19 पैसे से 21 रुपये 98 पैसे हुई है। तो ये भी आपको यही बयां कर रही है कि तकरीबन 3% के आसपास अगर आप ग्रो कर रहे हो एक क्वार्टर में, तो यहाँ पे फिर भी आपको ठीक लगेगा। तो यहाँ तक गुड एंड वेल, सब कुछ मुझे ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है कि ठीक है आप 3% बढ़ रहे हो, आपने कोई नेगेटिव सरप्राइज़ नहीं दिया, सबसे खास बात। अब यहाँ पर सबसे जो चर्चा की बात है कि जो ग्रोस NPA की फिगर्स है वो 1.3% से बढ़कर 1.36 हो गई है। यानी कि कुछ ज़्यादा तो नहीं बढ़ी है, लेकिन जो 0.03% बढ़ी है ना, वो भी बड़े बैंक्स के लिए एक बड़ा अमाउंट हो जाती है। हालांकि इसके रेवेन्यूज़ के सामने बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन ये एक इंडिकेट कर रहा है कि इंडिया की इकोनॉमी के दौरान जो अभी जिस तरीके से इकोनॉमी ग्रोथ फेज में चल रही है, उन सब को देख के कहीं पर एक ऐसा सेगमेंट है जो कि आपको डिफ़ॉल्ट कर रहा है, और वो जो डिफ़ॉल्ट की परसेंटेज बढ़ रही है वो चिंता का कारण है। तो 0.03% जो है NPA बढ़ी हैं ग्रोस लेवल पर भी और नेट NPA भी, और रिटर्न ऑन असेट्स भी देखिएगा तकरीबन 0.49% है। यानी कि पूरे साल की अगर आप टर्नओवर कैलकुलेट करेंगे इसको तो वो तकरीबन 2% के आसपास आएगी। और जो कंपनी की मार्केट कैप है वो तकरीबन 12,800 करोड़ के आसपास, 12,80,000 करोड़ के आसपास चल रही है। और अगर हम उसकी बैलेंस शीट में इक्विटी का साइज़ देखें तो वो जो वैल्यू है वो तकरीबन 5 के आसपास है। तो अभी भी शेयर्स 2.5 के आसपास की प्राइस टू बुक वैल्यू पर है। तो वहाँ पर अगर हम ट्रांसलेट करें प्राइस टू रिटर्न ऑन एसेट्स, वो तकरीबन 2.5% होनी चाहिए थी। तो जितनी प्राइस टू बुक वैल्यू है उतनी कम से कम क्या होनी चाहिए थी रिटर्न ऑन एसेट्स पूरे साल भर की एनालाइज, तो वो भी अभी थोड़ा सा लोअर साइड में। तो मुझे ऐसे जो रिजल्ट्स हैं वो मैं इनको यही कहूँगा कि शेयर प्राइस के हिसाब से एक म्यूटेड परफॉर्मेंस जो है HDFC बैंक ने दी है। तो मुझे इस शेयर प्राइस में इस रिजल्ट से कुछ अच्छा भी नहीं दिख रहा, कुछ बुरा भी नहीं दिख रहा। रीज़न ये कि मैं इसको न्यूट्रल रिजल्ट मानता हूँ। थोड़ी सी अगर हम चिंता की बात अगर हम करें तो ऐसा लगेगा कि भाई जो असेट्स क्वालिटी है वो क्यों रेस कर रही है, असेट्स क्वालिटी में क्यों NPA बढ़ रहे हैं। तो ये एक चिंता का कारण है। कुल मिलाकर जो बैंक है उसने इस बार जो प्रोविजंस हैं वो भी बढ़ाए हैं थोड़े से, लेकिन वो जो प्रोविजंस की फिगर है वो कोई ख़ास नहीं है, 100 करोड़ के आसपास है। इतने बड़े बैंक में कुछ ज़्यादा मैटर करती नहीं है। लेकिन इस बार जो है तकरीबन 600 करोड़ का एक रिवर्सल भी है, और वो जो रिवर्सल है अगर उसको एडजस्ट करेंगे
तो 679 680 करोड़ के आसपास का जो है AIF का रिवर्सल भी है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जो प्रोविजंस हैं वो इस बार अगर वो नहीं होता तो तकरीबन 800 करोड़ के आसपास के प्रोविजंस इंक्रीज हुए हैं। तो वो अल्टीमेटली असेट्स क्वालिटी पे जो है रिस्क जो है दिख रहे हैं। तो ये जो चैलेंजेस हैं ना, क्योंकि सब कुछ गुड एंड वेल चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है, लेकिन उसके बाद भी बैंकों को NPA की समस्या अब दोबारा से बढ़नी शुरू हो गई है। तो अगर ये 1 या 2 क्वार्टर और बढ़ेगी तो फिर वो चिंता का कारण हो सकती है। अभी तो इनिशियल फेज़ के अंदर है, पर हाँ सिम्टम्स लग रहे हैं थोड़े से चैलेंजिंग। और इसके बाद जो मैं आपके साथ चर्चा करूँगा वो ये है कि जो सेगमेंट रिपोर्ट्स हैं वो काफ़ी बेहतरीन है। रिटेल में अच्छा धंधा किया है और रिटेल के अंदर जो प्रॉफिट्स हैं वो इम्प्रूव हुए हैं और वहाँ पे एक सिग्निफिकेंट जंप है। और तकरीबन 17-18% के आसपास की जो रेवेन्यू प्रॉफिट जो रिजल्ट्स हैं, यानी कि जो नेट प्रॉफिट है वो बढ़े हैं। और होलसेल बैंकिंग में भी तकरीबन 7-8% की ग्रोथ है। तो डी ग्रोथ कहाँ पे है? ट्रेजरी बिजनेस के अंदर, और उसको कंपनसेट किया गया है कहाँ पर? रिटेल बैंकिंग बहुत बढ़िया किया है, होलसेल बैंकिंग में काफ़ी अच्छा धंधा है, अदर बैंकिंग ऑपरेशंस में थोड़ा सा मिस किया और तकरीबन 500 करोड़ के आसपास का बिजनेस जो है एड कर रहा है। तो कुल मिलाकर रिजल्ट गुड एंड वेल हैं, बेहतरीन रिजल्ट्स हैं। लेकिन अब इस बैलेंस शीट में कुछ ऐसी चीज़ें जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा, वो है कैश की फिगर्स। तो बैंक जो है अभी कैश की फिगर्स एक हायर लेवल पर मेंटेन कर रहा है, जो 1,78,000 करोड़ थी पिछले क्वार्टर में, जो इस बार 1,94 करोड़ है। तो जिसमें कैश का बैलेंस भी है, जो RBI के पास बैलेंस है। तो कुछ तो बैलेंस डिपॉजिट बढ़ने की वजह से, CRR मेंटेन करने की वजह से भी बढ़ा होगा, लेकिन फिर भी एक हायर लेवल्स के ऊपर जो है कैश बैलेंस जो है इनके पास है। इसका मनी मार्केट के अंदर, जो मनी एंड कॉल मार्केट में भी जो बड़े शॉर्ट टर्म के लिए पैसा रखे हुए हैं। लेकिन यहाँ से एक चीज़ देखने के लिए मिलती है कि बैंक एग्रेसिवली लोन नहीं बांट रहा है। ये एग्रेसिवली लोन क्यों नहीं बांट रहा है? लोन के लिए पैसा पर्याप्त है उनके पास। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो भी अगर हम देखेंगे तो काफ़ी अच्छे लेवल पर मेंटेन है, जो कि 19.77% है। लेकिन जो बैलेंस शीट देखने के बाद या रिजल्ट देखने के बाद जो सबसे मेजर रीज़न है वो मैं आपको बताता हूँ कि HDFC बैंक इस बात पर बिलीव कर रहा है कि भाई अभी लोन बांटना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए कैश की बैलेंस भी बढ़े हुए हैं बैंक के। जो कॉल मनी मार्केट के अंदर जो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए 24 घंटे से लिए के 7 दिन के लिए पैसा दिया जाता है, वो पैसा भी बैंक ने एक हायर लेवल पे मेंटेन कर रखा है। यानी कि नेट जो कैश बैलेंस है यहाँ पर वो तकरीबन अगर कॉल मनी मार्केट में देखें तो 50% बढ़ा हुआ है। और अगर हम कैश बैलेंस विद RBI के साथ भी अगर देखें तो वो तकरीबन 10% बढ़ा हुआ है। तो अल्टीमेटली बैंक बैलेंस हायर लेवल के ऊपर बैंक मेंटेन कर रहा है, यानी कि लोन देने के लिए पैसा तो उपलब्ध है, लेकिन NPA की जो पोजीशन है उसको देख के, क्योंकि बैंक ने चीज़ ऑब्जर्व कर रखी है कि भाई NPA की प्रॉब्लम्स आ रही है, प्रोविजंस बढ़ रहे हैं, तो अभी लोन बांटने के अंदर जल्दबाजी करना खतरे से खाली नहीं है। तो बैंक थोड़ा सा कंजर्वेटिव तरीके से सोच रहा है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो रिज़ल्ट मुझे लगता है कि जैसा बाजार एंटिसिपेट कर रहा था उसी के इर्द गिर्द रिजल्ट है। हालांकि देखिएगा जो बड़े FNO के जो सौदे होते हैं या जो इंडेक्स के अंदर जो इन्वेस्टमेंट होती है, तो जनरली कभी बहुत बड़े रिजल्ट से के बाद जो है एक डायरेक्शन आती है। तो बहुत लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि HDFC बैंक का ख़राब रिजल्ट ना आ जाए और इंडेक्स में गिरावट ना आ जाए। तो बहुत लोग ये भी सोच रहे थे कि बहुत अच्छा ना आ जाए, तो मंदी करने वाले लोग भी बैकफुट पे थे। तो मेरे हिसाब से एक न्यूट्रल रिजल्ट है। तो शेयर्स के प्राइस एक्शन में मुझे लगता है कि जिस तरीके से HDFC बैंक चल रहा है, इस रिजल्ट का जो है मुझे कोई बहुत बड़ा असर दिख नहीं रहा किसी भी साइड, ना मंदी की साइड ना तेजी की साइड। कुल मिला के रिजल्ट में जो ग्रोथ है, बाजार ये एंटिसिपेट कर रहा था कि भाई 4-5% की ग्रोथ जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर हो, और ईयर ऑन ईयर जो है आपके प्रॉफिट खाली 5% बढ़े हैं। तो ये भी हालांकि देखिएगा 18-19 के पी पे ये शेयर चल रहा है, तो जनरली 10% की ग्रोथ जो है एंटिसिपेट होती है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी प्रॉफिट भी कम से कम 10% बढ़े, तो वहाँ पर शायद बाज़ार को मिस लग रहा है। असेट्स क्वालिटी थोड़ी डिटेरियोरेट होती लग रही है, लेकिन जिन वैल्यूशंस पे ये पिछले 2-3 साल में शेयर चला नहीं है, उन सबको अगर मद्देनज़र रखें तो मुझे रिजल्ट ओके लग रहे हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है कि रिजल्ट जो है ये, इसका जो इम्पैक्ट है वो ऑलरेडी प्राइस्ड इन है, तेजी कर लो मंदी कर लो। तो मेरे हिसाब से मैं इस रिजल्ट को एक न्यूट्रल रिजल्ट मान रहा हूँ।
ना मैं इसको बहुत बढ़िया रिजल्ट मान रहा हूँ, ना मैं इसको बहुत ख़राब रिजल्ट मान रहा हूँ। मैं इसको एक नॉर्मल एंटिसिपेशन जो थी बाज़ार को, उसी के इर्द गिर्द वाला रिजल्ट मान रहा हूँ। हालांकि ये इंडेक्स का हैवी वेट है, इंडेक्स को मूव कराने की ताकत रखता है, तो हमारे को ऐसा लगता है कि अभी शायद एक प्राइस डिस्कवरी थोड़ी सी और हो सकती है, क्योंकि अगर आईपीओ से जो रिलेटेड खबर है वो इनके लिए पॉजिटिव है, क्योंकि एक फंड्स हैं या जो कैश है वो बैलेंस शीट में तकरीबन 10,000 करोड़ के आसपास का कैश जो है बैलेंस शीट में बढ़ जाएगा। वो प्रॉफिटेबिलिटी पे भी इम्पैक्ट करेगा जो, और उसके बाद क्या है कि जो एक सब्सिडरी आपकी लिस्ट हो जाएगी तो आपको उसकी वैल्यूएशंस अपनी बैलेंस शीट में सही तरीके से रीरेटिंग शेयर्स की होने की संभावना रहती है ऐसे केसेस के अंदर। तो देखते हैं कि आईपीओ में किस तरीके का रिस्पॉन्स मिलता है एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज का। तो अल्टीमेटली एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज का जो आईपीओ आएगा वो कहीं ना कहीं एचडीएफसी बैंक के लिए पॉजिटिव है। एचडीएफसी बैंक में ग्रोथ बेशक से मिसिंग है, लेकिन ट्रेडर्स का बड़ा फेवरेट शेयर है, जो बड़े लो रिस्क प्रोफाइल वाले ट्रेडर के इन्वेस्टर्स हैं। तो पिछले अगर 1-2 साल में अगर जो ऑप्शन सेलर्स हैं, चाहे कोल बेची हो, किसी ने पुट बेची हो, और उन्होंने डिसिप्लिन के साथ काम किया हो, तो टाइम वैल्यू मनी जो है उसी से अच्छे पैसे बन गए होंगे। तो मुझे लगता है कि एचडीएफसी बैंक ने ना तो मंदी वाले को परेशान किया, ना तेजी वाले को परेशान किया। बाय द डिप टाइप जो है शेयर्स हमें लगता है कि अगर इसमें भी 10% के आसपास की डिप मिलती है कभी बाजार की करेक्शन में, तो मुझे लगता है कि एचडीएफसी बैंक भी, जो लोग इंडेक्स में ट्रेड करते हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छी जो है बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है। तो आज की इस वीडियो में बस केवल इतना ही। वीडियो में जुड़े रहने के लिए आपको धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।